नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और इस चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा आप पे आशीर्वाद बरसाएं और आपका सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी मनोकामना है माँ दुर्गा से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई इस चैत्र माह के नवरात्रि पे। तो आज का जो सेशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको थंबनेल देख के लग रहा होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी की बात होगी और वो जैसे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, लेकिन जो आप स्टूडेंट्स हैं उनसे सवाल हो नहीं रहे हैं। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है, गलत हो जा रहा है सवाल, लेकिन वो सवाल बेहद ईजी होते हैं। अगर उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है अच्छी तो वो आसान सवाल है, वो छूटते नहीं, वो तो प्लस हो गए सवाल, प्लस पॉइंट होंगे। और वे ये पॉलिटी जो सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था का, इसके सवाल इतने आसान हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो वो देखते ही टिक हो जाएगा आंसर अपने आप और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे से जो सवाल में जो इस सेक्शन में जो आपका समय बचेगा उसका इस्तेमाल आप दूसरे सेक्शन में यूज करेंगे। तो उसी स्ट्रैटेजी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इस सेशन में आपको पता लगेगा कि अगर ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये कैसे हम इसको अचीव करेंगे कि हमारा जो सवाल है, ये जो हमें आज कठिन लग रहा है सवाल, इस बहुत सारे कारण हैं उस सवाल को कठिन लगने के। उसको हम बारी बारी से इस सेशन में कवर करेंगे कि उसका मेन कारण क्या है कि वो सवाल आपको कठिन लग रहा है। तो उसके बाद से जो हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट्स को एक मतलब साइंटिफिक वे में कवर करेंगे, उसका एक बकायदा एक रोड मैप होगा उसको कवर करने में। उसके बाद से आपको पॉलिटी एक सबसे आपका इजी सब्जेक्ट लगेगा और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको रिवाइज करेंगे और आपका इंटरेस्ट बेहद ही रोचक हो जाएगा इसको। तो आइए देखते हैं कि आखिर में क्यों आपको ये जो सब्जेक्ट है इतना कठिन लगता है, उसके क्या कारण है, उसको कैसे उससे निजात पाया जा सकता है, किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने बहुत सारे तथ्य आते हैं कि क्यों हमारे लिए ये कठिन होता है। ये सब्जेक्ट्स स्टूडेंट के लिए आखिर की पॉलिटी है वो क्यों कठिन होता है, क्या इसके मेन कारण क्या है, क्या इसका मेन कारण, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद बहुत सारे हैं, ये होते हैं बहुत सारे अनुच्छेद। मतलब कि शुरू में तो 350 से ज्यादा थे, आज 450 के प्लस हो गए। शेड्यूल 12 शेड्यूल, उसके अंतर्गत इतने ज्यादा आर्टिकल्स। उसके बाद से अमेंडमेंट होता है, जो कि अमेंडमेंट याद रखें कि करंट के साथ कनेक्ट करें, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और उसको याद करें तो कैसे करें। उसके बाद से देखिए पॉलिटी का जो लैंग्वेज होता है ना, वो कानूनी भाषा, देखते ही समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर में ये जो लैंग्वेज है वो कह क्या रहा है। अगर लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी तो कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा। ठीक है, तो वो ये सभी कारण जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त में है। मतलब कि आप ऐसा नहीं कि वर्ड अगर आप पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, नहीं, उसमें आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे सॉवरेंटी की बात हो रही है तो ऐसा अगर आप नहीं जानते सॉवरेंटी, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन रटना नहीं है इसको। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप रट नहीं सकते इसको। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उस टॉपिक का, वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप भूल जाएंगे, कुछ समय के बाद आपके दिमाग से उड़ जाएगा, ऐसे ही पता ही नहीं लगेगा कि क्या था। उसके बाद स्टैटिक डायनामिक, ये कभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, कभी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, कहीं कोई गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, उससे रिलेट करना है, वो कॉन्सेप्ट उसमें अटैच करना है। मतलब कि अगर आप स्टैटिक पढ़ ले रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट हुआ तो उसको कनेक्ट करिए कि कौन सा लॉ है, कहीं फंडामेंटल राइट से रिलेट करिए, डीपीएसपी है उससे रिलेट करिए, ये कौन से शेड्यूल में आता है, इससे रिलेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। और अमेंडमेंट कन्फ्यूजन, सबसे बड़ी बात कि जो अमेंडमेंट होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है कि सही लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आ रहा अमेंडमेंट्स का। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, ऑर्डिनरी है, स्पेशल है, ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत हुआ है, मेजॉरिटी का प्रावधान क्या है, ये सारे बात, और किस लॉ को अमेंडमेंट की बात हो रही है, और इसको राज्य अमेंड कर सकता है या फिर केंद्र अमेंड करेगा या दोनों मिलकर अमेंड कर सकते हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर होते हैं आपके, इसीलिए ये सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा टफ लगता है। और उसके बाद देखिए
जो आर्टिकल और आर्टिकल शेड्यूल और पार्ट जो होते हैं उनमें डिफरेंस नहीं पता होता है, जो माइन्यूट सा जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो नहीं पता है कि अगर पार्ट 3 है उसमें क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स आता है। अगर उसमें आर्टिकल 21 है तो उसको हम जाने कि किस शेड्यूल में स्ट्रक्चर समझे, बिना स्ट्रक्चर ही नहीं पता है आपको सब्जेक्ट्स का, तो वो कैसे, अगर दिमाग में ही नहीं आएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, ये किस पार्ट में है, किस अनुच्छेद शेड्यूल में आता है। ये सारे आपको अगर नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा, सब खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूजन होता है। और सिमिलर टर्म से कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डिनरी बिल आ गया भैया, मनी बिल ई का होता है, फाइनेंशियल बिल कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बीच में जो बेसिक मतलब कि जो एकदम फंडामेंटल डिफरेंस है यही नहीं पता है। क्यों? कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर पॉलिटी तो भैया मतलब कि पहाड़ लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो जो आसान सवाल आएगा परीक्षा में वो मतलब कि सोचिए कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वही नहीं क्लियर होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। उसको सिली मिस्टेक्स नहीं बोलते हैं, मतलब कि ब्लंडर बोलते हैं उसको, अगर आप वो सवाल छोड़ते हैं गलत होता है तो। कोर्ट जजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो उसमें कोई जजमेंट पढ़ लिया आपने, तो आपको उसमें तो लिखा ही रहता है, लेकिन अपना दिमाग लगा के उसको आपको किस अनुच्छेद से रिलेट कर रहा है, किस पार्ट में आ रहा है, वो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट का जजमेंट तो आप पढ़ने नहीं जाओगे। ठीक है, तो आपको यहां से क्रिस्प जो नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आएगा वहां से, कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद किस में है, पार्लियामेंट में है, स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब कि ये भी सारे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी को अलग पढ़ लिए, मतलब कि राज्य को अलग पढ़ लिए, फिर केंद्र को अलग पढ़ लिए, राष्ट्रपति को अलग पढ़ लिए, मुख्यमंत्री को अलग पढ़ लिए, नहीं, सभी को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा आपको। और एमसीक्यू में जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। अगर आप उसमें बच्चा फंस गए तो मतलब कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो फंसा नहीं सकता एग्जामिनर। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी कंफ्यूजन में है आप, तो सवाल बनेगा नहीं, हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो दिक्कत यहां पे है। और रिवीजन नहीं करना, जैसे अभी आप मेरे ना कहने के बावजूद भी आप बहुत सारे जाएंगे वहां से, उस चैनल से अपना पीडीएफ डाउनलोड किया, वहां से वो बुक उठा के लाए मार्केट से, यहां से पढ़ लिया। पता है मुझे कि मैं बोलूंगा कि नहीं लाना है, फिर भी आप लेके आएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे किताब लेके आए, वो अनुच्छेद वहां से पढ़ लिए, वो शेड्यूल वहां से पढ़ लिए, अरे राष्ट्रपति वहां से पढ़ लें, विधानसभा वहां से पढ़ लें, पार्लियामेंट में यहां से पढ़ लें, राष्ट्रपति के क्या क्या पावर है यहां से पढ़, नहीं, अपना सोर्स जो है ना लिमिट रखिए। मुझे पता है नहीं कहने के बावजूद भी आप अपना सोर्स बढ़ाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपना सोर्स लिमिट रखिए। ठीक है, ये चीज आती है। तो ये सारे कंफ्यूजन है, आपको पॉलिटी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे सामने क्या है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बेहद ही आसान हो सकता है। अगर साइंटिफिक अप्रोच रखें कि अगर ये कॉन्सेप्ट कोई है तो उसको समझे पहले, केवल पढ़ के आगे नहीं निकलना है। क्योंकि अगर फिक्शन तो है नहीं, कहानी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं और इजीली तरीके से समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, आप डाउट आता है तो आप पूछिए। ठीक है, वो अगर उसके बाद से आपको ये कहानी की तरह ही लगेगा, पॉलिटी खेलेंगे इसके एग्जाम में इसके सवालों के साथ आते ही, पहले जब पढ़ लेंगे ना तो ये लगेगा कि अरे भाई किधर है पॉलिटी का सवाल, किधर है, उसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर करें कि प्रियम्बल, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके टर्म हैं, जैसे उसमें सॉवरेंटी आ गया, डेमोक्रेटिक आ गया, फ्रैटर्निटी आ गया, ये सब आ गया, तो उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद डीपीएसपी, कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार स्ट्रक्चर से सवाल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल,
जैसे कि 7वें शेड्यूल में क्या है, 8वें शेड्यूल में क्या है, 10वें शेड्यूल में क्या है, 9वें शेड्यूल में क्या है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा। मतलब साइंटिफिक अप्रोच रखना है। पहले तो स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर है, हाथ का क्या काम है, पैर का क्या काम है, मस्तिष्क का क्या काम है, आंख का क्या काम है, ये सब आपको पता है। उस तभी तो ये ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब एक साथ मिलके कोई काम करेगा शरीर, तो अच्छे से होगा वो काम। तो वही चीज है कि अगर आपको पॉलिटी सब्जेक्ट का अगर पूरा स्ट्रक्चर पता है, आपने उसको डिवाइड किया स्ट्रक्चर को, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए रटना नहीं है। मैंने अभी बोला कि कॉन्सेप्ट को लिंक करना है। जैसे अभी मैंने बताया आपको ना कि कोई वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि अगर उसमें किसी अनुच्छेद की बात हो रही है तो आप देखिए कि किस पार्ट में है, उसके बाद से किस शेड्यूल में तो नहीं है, किस शेड्यूल में है, ये सारे लिंक करने होते हैं। कोई जजमेंट पहले का है, कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का तो नहीं है, ठीक है, प्रियम्बल में कहीं इसका जिक्र तो नहीं है। इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ना होगा। इससे क्या होगा कि जब आप के सामने वो सवाल आता है या फिर वो आपके न्यूज़पेपर में सामने आएगा वो टर्म, तो आपके दिमाग में फटाक से मतलब कि कनेक्ट करना आ जाएगा आपको, तो वो कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। ठीक है, और देखिए आर्टिकल रट रट के पॉलिटी नहीं पढ़ सकते, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। कितना आप कितना रटेंगे आर्टिकल, रट रट के इतने 400 से ज़्यादा आर्टिकल हो गए हैं, 350 तो पहले ही था, उसके बाद से अमेंडमेंट हो रहा है। क्योंकि आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक जीवित कॉन्स्टिट्यूशन है, वो समय के साथ में उसमें जो सोसाइटी समाज के हिसाब से डिमांड पे एक नैतिक तरीके से उसमें अमेंडमेंट होगा। तो अगर आप रटने चलेंगे और समझ नहीं रहे हैं तो कहाँ तक रटेंगे, कितना टॉपिक, कितना अनुच्छेद रटेंगे, नहीं हो पाएगा, रटने से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 मान लिया कि राइट टू लाइफ है, इसमें प्राइवेसी, अरे भैया पुट्टू स्वामी केस भी आता है। अगर आप इसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कैसे समझ में आएगा, लिंक ही नहीं कर पाएंगे। तो आज पढ़े 4 दिन बाद भूल गए, दिमाग में ही नहीं रहेगा। मतलब हर आर्टिकल को एक की वर्ड से जोड़ना। एक साइंटिफिक अप्रोच तो ये है कि अगर आप कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसका जो की वर्ड है उसको ध्यान रखना है, उसको आपको उसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायग्राम और फ्लो चार्ट। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट है, कोई जैसे कि कोई चैप्टर है, आप देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें 14-15 ऐसे करके उसको छोटा छोटा लिख लिए उसका, और फ्लो चार्ट बना लिए कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 18 में क्या है, उसके बाद 25-26 में क्या है, 30 का कहाँ गया, 32 कहाँ है, इस तरीके से। तो अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो इजीली रिवाइज होगा, और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपकी वो चीज़ें ध्यान रहेंगी और कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या होता है कि आप, जैसा मैंने अभी बताया, इससे पहले ही मैंने बताया कि आपको सोर्स जो है ना वो लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक सोर्स को अगर आप कई बार पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अगर आप एक किताब से, एक सोर्स है उससे एक बार पढ़ें, अगली बार दूसरा कोई बता दिया, कोई दोस्त आपका दोस्त है बोल दिया कि अरे फलाने का किताब है वहाँ पे है, वहाँ से वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, आसान भाषा में लिखा है, वहाँ से पढ़ लो। फिर पता चला कि जो उसको पढ़े उसका लैंग्वेज भाषा समझ में ही नहीं आई, और जो पढ़े थे समझ में आ रहा था थोड़ा बहुत, वो भी गायब हो गया। तो आपको एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए अमेंडमेंट को टेबल में भी याद रखना है। अगर जैसे अमेंडमेंट होता है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बनाया आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कि जैसे 42वां अमेंडमेंट हुआ, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पढ़ेंगे, ये सारे हम कवर करेंगे, तो लिख लिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से ध्यान रखें कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्यों किया, कहा गया इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में 44वां अमेंडमेंट हुआ, इमरजेंसी के लिए चेंज जो भी प्रावधान हुए वो। फिर 73-74 जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान है। इस तरीके से अगर टेबल आप बना लेंगे अमेंडमेंट्स का,
तो आपको इजीली याद आ जाएगा, देखते ही याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए करंट अफेयर, ऐसा अब जैसा मैंने बढ़ा है कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई नया बिल आता है, कोई नया एक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, उसको आपको स्टैटिक से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, और रोज आपको एमसीक्यू पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वो आपके वन लाइनर हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि आपको एक हफ्ते, देखिए आप ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि 3 महीना में हम पॉलिटी, या फिर मान लीजिए कि आपने स्ट्रैटेजी बनाई 20 दिन में हम पॉलिटी खत्म करना है। ठीक है, लेकिन आप उसके बाद से छोड़ दिए कि यार पढ़ना स्टार्ट किए, नहीं, आपने टारगेट सेट किया कि 20 दिन में हमको पॉलिटी कवर करना है क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में। तो वहां से 20 दिन के बाद आप आइए एक हफ्ते पे, एक हफ्ते के बाद आइए एक दिन, कि एक दिन में आप हमको ये पढ़ना है, इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उसके बाद से जो सिमिलर टर्म है ना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उनके जो फैक्ट्स हैं वो भी कवर हो, मतलब कि क्लियर होंगे, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। बिल है, एक्ट है, बिल कब होता है, एक्ट कब बनता है, उसके बाद से ऑर्डिनेंस है, लॉ है, इसमें क्लियरिटी होना बेहद जरूरी। कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंफ्यूजन है वो कम होगा। उसके बाद से देखिए, बोला जाता है ना कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और पीवाईक्यू अगर नहीं देख रहे हैं, उसके ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा एग्जाम में। और उसके बाद अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सब कुछ अगर पता करना है, जैसे होता है ना कि अगर पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉलिटी अगर समझना है, तो अगर आपको उसके पीवाईक्यू आप देख रहे हैं, तो किस टॉपिक से, किस चैप्टर से क्या सवाल आ रहा है, उस एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में डेवलप होगा उसको देखने के बाद में। और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वो चैप्टर में दिखेगा कि अरे यार यहाँ पे से ये सवाल आया था, राष्ट्रपति से ये सवाल आया था कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, तो वो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद से देखिए गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या कहता है, पॉलिटी समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटना नहीं है। इसको मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि रटने वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो खेलोगे आप इस सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही, स्कोरिंग सब्जेक्ट आसान है। जीएस के सब्जेक्ट्स में सबसे आसान है पॉलिटी, बशर्ते आपके साथ में ये होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, वो बेहद जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो भैया समझ लो कि मुश्किल होने वाली है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एक साइंटिफिक तरीके से, जो हमारा अप्रोच होगा वो साइंटिफिक होगा। उसके बाद से देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो भी, मतलब कि जैसे इंग्लिश हो गया, उसका आपको जो सिलेबस है ना वो आपके जुबान पे होना चाहिए। इतनी बार आप पढ़िए उसको। जब आप पढ़ने जाते हैं पॉलिटी, आप सिलेबस देखिए क्या क्या है सिलेबस में। पॉलिटी की ही बात नहीं कर रहा हूं, जीएस के हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैं अप्रोच लिख है आपके सामने, ये केवल पॉलिटी के लिए ही नहीं है। पॉलिटी के लिए तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ में कि इसको करंट से रिलेट करना है, लेकिन कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो करंट से रिलेट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से पूर्णतया स्टैटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि डायनामिक, मतलब कि स्टैटिक है, उसको आपको करंट से रिलेट करना ही है। तो आपको सिलेबस अगर पता है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये इस मतलब चैप्टर का ये है कॉन्सेप्ट, इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। तो जो सिलेबस है वो आपके जुबान पे होना चाहिए, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो। ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट्स जो हैं उसके भी सिलेबस, गणित के, रीजनिंग के, इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपके जुबान पे होने चाहिए। अगर आपका सिलेबस आपके जुबान पे नहीं है तो क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, हमको क्या नहीं पढ़ना है। कोई किताब खरीद के लाए, सब पढ़ लिए, पेज 1 से लेके आखिरी तक पढ़ लिए, पता ही नहीं चला कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें तो हमारा एग्जाम। देखिए, एग्जाम क्लियर करना, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर आपको ये पता चला कि इतिहास में बहुत ज्यादा मन लग रहा है, दिनों रात इतिहास पढ़े हैं, केवल इतिहास पढ़ रहे हैं, एग्जाम में गए, इतिहास से कम सवाल आया और जो
दूसरा सवाल है ये पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहां से सवाल ज्यादा आ गया, क्या हो गया फिर, उसका क्या मतलब। तो आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देना होगा। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा समय उसी सब्जेक्ट को दें, ठीक है। तो देखिए सिलेबस क्या है, उसको हमने आपके लिए किस तरीके से इजीली कवर करेंगे हम उस सिलेबस को, और एक साइंटिफिक वे में कवर होगा, और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी एक इंटरलिंक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके बाद से संविधान का इतिहास, संविधान कैसे बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, संविधान सभा क्या होती है, उसमें क्या क्या हुआ ये पढ़ेंगे। उसके बाद से भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके स्रोत क्या हैं, कहां से लिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहां से लिया गया है, उसके जो कौन सा भाग कहां से आया ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद से प्रियम्बल पढ़ेंगे, शेड्यूल उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्टेट, राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे इनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं। स्टेट, उसका डेफिनेशन, उसमें किसको स्टेट बोलते हैं, किसको राज्य बोलते हैं, अगर ये ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एग्जाम में आ गया कि स्टेट और 4 ऑप्शन दे दिया, गलत हो जाएगा, इतना आसान सा सवाल, ठीक है। उसके बाद से सिटीजनशिप, देखे ना न्यूज में देखे होंगे आप लोग, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो बहुत सारा धरना हुआ था, CAA, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं इसको तो आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स को हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब कि एक सीक्वेंस में आप अपने सिलेबस को कवर करेंगे, और वो जो अप्रोच होगा ऐसा होगा कि आप इंटरलिंक करेंगे और उसको करंट के साथ में इजीली तरीके से इंटरलिंक कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं उसके बाद से जो आगे के टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति साथ में पढ़ेंगे, मतलब कि कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके बाद से प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रालय, उसके बाद से पार्लियामेंट, फिर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, फिर गवर्नेंस इन स्टेट, फिर यहां पे कंपैरिजन होगा, ठीक है। फिर पंचायती राज, पंचायत और लोकल गवर्नेंस की बात होगी, वो उसको कवर करेंगे। उसके बाद से यूनियन टेरिटरी रूल, जैसे देखिए क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके कुछ रूल अलग हैं, वो अन्य राज्य की तरह वहां पे रूल अप्लाई नहीं होता है, तो उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे फंसाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट आके आपके क्लियर है तो वहां आप फंसेंगे नहीं, ठीक है, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर तरीके से आपके लिए फ्रेम किया गया है, ये इसी तरीके से हम कवर करेंगे। उसके बाद से सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, इसको कवर करेंगे। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन कास्ट, मतलब कुछ जातियों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, उनके लिए क्या बनाया गया है, कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, कोई कमीशन बनाया गया है, उस कमीशन के अंतर्गत क्या होता है, उनके क्या राइट्स हैं, ये सारे हम वहां पे बातें करेंगे। इमरजेंसी, काफी ज्यादा मतलब स्कोरिंग, पॉलिटी में भी काफी ज्यादा स्कोरिंग ये चैप्टर है, यहां से सवाल बनता ही बनता है, लेकिन कंफ्यूजन है भैया प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। उसके बाद से मतलब कि वहां पे पढ़ लिए कि नेशनल इमरजेंसी किस पे मतलब किस तरीके से लागू होता है, उसके क्या क्या प्रावधान है, यही नहीं पता है, कंफ्यूजन ही हो रहा है। उसके बाद से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको तो आपको ध्यान रखना है, और जैसे जैसे आप कवर करेंगे ना वो कवर होता जाएगा, वो अनुच्छेद आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे राष्ट्रपति आप पढ़े तो राष्ट्रपति का जो भी अनुच्छेद रहेगा उससे रिलेटेड, उसके कामों से, उसके अधिकार से रिलेटेड, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद रहेंगे आपके सामने ऐसे ही नजर आएंगे आंखों के सामने, ठीक है। उसके बाद से देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका एक ऐसा अलग से सेशन रहेगा, उसमें जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 से लेके जितना हुआ है उसके जितने फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो सारे कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम जो आगे की बात होगी, उसके बाद जो आगे की बात होगी उसमें साइंटिफिक अप्रोच रहेगा,
हम लोग उसको मिल के कवर करेंगे और जो टॉपिक होगा उसका एक एक फैक्ट समझेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए आपको जो सिलेबस है उसको तो एकदम जैसे बोला जाता है मुंह जवानी होना चाहिए। सिलेबस अगर मुंह जवानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। आप कहीं पे भी अगर कोई करंट का न्यूज़ पढ़ते हैं आप तुरंत कनेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स यहां से आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान जैसे कि हमने पीपीटी में अपने लिखा सारे फैक्ट्स हैं उसको कवर किया, लेकिन समझाने के दौरान कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो एक्स्ट्रा होते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करना है अपने उस नोट्स में। और क्लास अटेंड करने के दौरान आपको पेन पेपर के साथ ही रहना है। मूवी के तरीके से आप नहीं देख सकते क्लास को, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है। मूवी के तरीके से देखेंगे तो इससे अच्छा आप मूवी देखिए, फिर जब आपका मन करेगा पढ़ाई करने का तो अच्छे से इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच की रहेगी पॉलिटी को कवर करने का। और नेक्स्ट सेशन से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा लेवल होगा एक मतलब कि 30 से 40 मिनट का कवर करेंगे। ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय लंबा नहीं हमारा क्लास होगा। उसमें हम थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड जो PYQs हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर्ड है कि शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे, उस कॉन्सेप्ट को क्या कीवर्ड्स हैं उसके साथ में याद कर रख सके, हमारे दिमाग में रहे, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। और जो भी शॉर्ट ट्रिक होगा वो भी आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम पूरे पॉलिटी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आएंगी करंट की वो भी इसी दौरान हम कवर करेंगे, उस क्लास में इंक्लूड रहेगा वो, ठीक है। तो स्टैटिक के साथ में हमारा जो डायनामिक है मतलब करंट भी कवर होता रहेगा पॉलिटी का, ठीक है। तो इस नवरात्र के अवसर पे ये पॉलिटी की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।